एक्सरे जब हमारे बॉडी सेल से टकराती है तो छोटी वेवलेंथ होने की वजह से यह सेल को आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर अवेलेबल डीएनए जो हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट भी होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। अब यह सेल अनकंट्रोल्ड हो गया है, जिसकी वजह से सेल डेड भी हो सकता है या फिर इसमें फास्ट म्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्यूमर बनते हैं जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। सीटी स्कैन मशीन बेसिकली एक रोटेटिंग एक्सरे मशीन होती है और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यह मशीन 1 सेकंड से भी कम टाइम में 1000 ऑफ सैंपल एक्सरे के कलेक्ट कर लेती है और एक 3D इमेज बनाई जाती है। मान के चलते हैं कोई पेशेंट है जिनके हेड में ब्लड क्लॉट जमा हुआ है जिसको ट्रेस करना है। अच्छा, जनरली यदि आपने एक्सरे देखा हो तो उसमें हमारी बोन का स्ट्रक्चर ही दिखाई देता है, लेकिन यदि किसी ब्लड वेसल या टिश्यू को क्लियरली देखना हो तो पेशेंट को एक इंजेक्शन के थ्रू कॉन्ट्रास्ट एजेंट ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। यह कॉन्ट्रास्ट एजेंट पूरी बॉडी में फैल जाता है और क्लियर इमेज दिखाने में हेल्प करता है। पेशेंट को इस टेबल पर लेटाया जाता है जो मोटर से कंट्रोल होती है और ऐसे स्लाइड होते हुए आगे बढ़ती है। यह जो आपको बड़ा डोनट शेप जैसा दिखाई दे रहा है यही एक्चुअल में सीटी स्कैन मशीन होती है, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। जब मशीन को ओपन करते हैं तो इसमें एक साइड एक्सरे एमिटर होता है जो एक्स रेज को जनरेट करता है और एमिट करता है, दूसरी साइड में इन रेज को रिसीव करने के लिए डिटेक्टर लगा रहता है। हम थोड़ा डिटेल से एक्सरे एमिटर को समझते हैं। बेसिकली एक्सरे एमिटर कुछ एक ऐसा ग्लास ट्यूब में बना होता है जिसके अंदर वैक्यूम होता है। इस ट्यूब के एक तरफ है कैथोड, दूसरी तरफ है एनोड। कैथोड में एक फिलामेंट लगा रहता है। जब इसमें सप्लाई देते हैं तो फिलामेंट गर्म होने लगता है जिससे इसके आसपास में हीट जनरेट होगी। अब कैथोड साइड में हम वोल्टेज बढ़ाते हुए 30 किलोवोल्ट तक करते हैं और इतने हाई वोल्टेज से फिलामेंट में थर्मियोनिक एमिशन होने लगेगा, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन हवा में ट्रेवल करने लग जाएंगे। अब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए 150 किलोवोल्ट तक पहुंचा देते हैं और इतने हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में एक्सीलरेट करने लग जाते हैं। और ऊपर से ट्यूब के अंदर हमने वैक्यूम भी क्रिएट करके रखा है तो इसको हवा में ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए हाई स्पीड में एनोड के पास में पहुंचते हैं। कैथोड पर हम हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई यूज करते हैं क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चाहिए। एसी सप्लाई क्यों यूज नहीं करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एनोड पर एक डिस्क लगी रहती है। यह डिस्क टंगस्टन या मोलिब्डेनम मेटल की हो सकती है और जैसे ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इस डिस्क पर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से एक्स रे जनरेट होगी। एनोड का काम है कि हाई स्पीड में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको डी एक्सिलरेट करना, और डी एक्सिलरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को निकालना पड़ेगा ताकि यह शांत हो पाए। हमारी जनरल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जैसे किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वह किसी बड़े पर तो चिल्ला नहीं सकता, तो फिर वह कोई अपने जैसा ही ढूंढता है जिस पर या तो वह चिल्ला सके या उसकी कुटाई कर सके। तो बेसिकली बच्चा अपने हाई एनर्जी लेवल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है। जब इलेक्ट्रॉन एनोड से स्ट्राइक करेगा तो यह कुछ अपनी एनर्जी एक्स रेज की फॉर्म में रिलीज करेगा और बाकी रिमेनिंग एनर्जी एनोड हीट एनर्जी में बदल देगा। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 1% एनर्जी ही एक्स रे में बदल पाती है, बाकी 99% इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। अब एनोड पर इतनी भयंकर हीट आ रही है, इसको मैनेज करना भी जरूरी है, अदरवाइज एनोड कितनी भी स्ट्रॉन्ग मेटल से बना हो वह मेल्ट हो सकता है। हीटिंग से बचने के लिए एनोड रोड के पीछे एक मोटर लगी रहती है जो एनोड को रोटेट करवाती है, जिससे आगे लगी डिस्क भी रोटेट करती है। अब इस रोटेशन से हीट एनर्जी पूरी डिस्क पर स्प्रेड होने लगती है, जिससे थोड़ा बहुत हीट को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इससे काम चलता नहीं है। तो सीटी स्कैन में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इस पाथ के अराउंड डाइपोल मैग्नेट लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को फोकस करते हैं, और साथ में एनोड पर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने लगते हैं, जिनको स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रैप रोक लेता है, जिससे एक्सरे की क्वालिटी इंप्रूव होती है और इससे नॉइस बहुत कम होती है। अब एनोड की हीट को बाहर निकालने के लिए वाटर कूलिंग या ऑयल कूलिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अब एनोड डिस्क से जो एक्स रेज निकल रही है उनको कोलीमीटर से पास करवाया जाता है जो रेज को फोकस्ड एरिया में भेजने का काम करता है। सीटी स्कैन में एक्स रेज को कुछ ऐसे पतली स्लाइस में फोकस किया जाता है जिनका रीजन अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरे एक प्रकार की लाइट रे होती है, लेकिन यह हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है और इसी वजह से यह हमारी बॉडी से आसानी से निकल जाती है। अब बात करते हैं इसकी स्कैनिंग प्रोसेस की।
मान के चलते हैं इस पेशेंट के हेड में कोई ब्लड क्लॉट जमा हुआ है। सीटी स्कैन मशीन पूरे हेड को एक साथ में स्कैन नहीं करेगी। सबसे पहले हेड के छोटे छोटे स्लाइस बनाए जाते हैं 1 mm से लेकर 10 mm तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सरे सबसे पहले बस इतने ही एरिया को फोकस करेगी, जिसको स्लाइस नंबर 1 बोलेंगे, और इस स्लाइस को मशीन पेशेंट हेड के अराउंड रोटेट करते हुए चेक करेगी। जब मशीन एक स्लाइस को चेक करती है रोटेट करते हुए, तो मल्टीपल सैंपल लिए जाते हैं और यह सैंपल मशीन का कंप्यूटर सिस्टम कलेक्ट करता रहता है। एक्चुअल में एक्सरे हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स के साथ में डेंसिटी के हिसाब से रिएक्ट करती है। जैसे यदि कोई बोन आ गई तो बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो एक्सरे इनको क्रॉस नहीं कर पाएगी। ब्रेन में जमा हुआ ब्लड क्लॉट की डेंसिटी ज़्यादा होती है रिमेनिंग बॉडी में फ्लो हो रहे ब्लड के कंपैरिजन में, तो इस ब्लड क्लॉट से कुछ ही रेज क्रॉस कर पाएगी, कुछ रेज को ब्लड क्लॉट एब्जॉर्ब कर लेगा। और यदि बॉडी में कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट किया गया है तो एक्स रेज को यह एजेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इस एरिया की रेज आगे पास ही नहीं हो पाएगी। एक्सरे ब्रेन को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड में डिटेक्टर के पास में पहुंचती है, जो इन एक्स रेज को कलेक्ट करता है और वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिटी स्कैन में लगा डिटेक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड पैटर्न में सेट रहता है, तो एमीटर से आ रही लाइट को यह अलग अलग पॉइंट पर चेक करता है कि कितनी पावरफुल लाइट आई है, कौन सी जगह पर, और कितनी वीक लाइट किस पॉइंट पर डिटेक्ट हुई है। बेसिकली यह एक तरीके से शैडो कैप्चर करता है एक्सरे की। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलते हैं यह कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन असल में हमें पता नहीं है कि यह कैसा दिखाई देता है, और इसके एक साइड में एक लाइट सोर्स लगाया हुआ है और लाइट सोर्स के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक दीवार खड़ी हुई है जिस पर इस ऑब्जेक्ट की शैडोज पड़ेगी। तो हम शैडो से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। यह होता है हमारा नॉर्मल एक्सरे। लेकिन सिटी स्कैन में यह लाइट सोर्स और दीवार इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, और इस रोटेशन से यह लाइट इस ऑब्जेक्ट को हर एक एंगल से देखती जाएगी और पीछे दीवार साथ में इसकी शैडो कैप्चर करती जाएगी, जिससे हमें पूरा ऑब्जेक्ट चारों तरफ से 3D में दिखने लगेगा। अब एक स्लाइस कंप्लीट हो जाती है तो पेशेंट को टेबल को हल्का सा आगे मूव किया जाता है और दूसरी स्लाइस की स्कैनिंग की जाएगी। इस तरीके से स्लाइस को 1 by 1 स्कैन करके एक प्रॉपर 3D इमेज बनाई जाती है। यह जो मशीन का पार्ट रोटेट कर रहा है इसको गैंट्री बोलते हैं, और इसकी स्पीड 0.25 to 1 सेकेंड पर रोटेशन होती है। लेकिन आज के मॉडर्न सिटी स्कैन हाई स्पीड में रोटेट करते हैं और यह एक साथ में मल्टीपल स्लाइस को कैप्चर कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, यह मशीन इतनी हाई स्पीड में रोटेट कर रही है और साथ में कंप्यूटर को भी डेटा सेंड कर रही है, तो क्या आप बता सकते हो यह अपना डेटा कैसे सेंड करती है? क्योंकि रोटेट करती हुई मशीन में वायर तो टूटने के चांस हो सकते हैं और वाईफाई ब्लूटूथ यहाँ पे यूज होता नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो की लास्ट में आपको आंसर भी मिल जाएगा। सिटी स्कैन को पूरा ब्रेन स्कैन करने में मात्र 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इस 1 से 2 मिनट में क्या कुछ होता है हमारे बॉडी सेल के साथ में, उसको समझते हैं। यह हमारा एक हेल्थी बॉडी सेल है जो अपनी मौज में जी रहा है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्सरे के फोटोन के पास में बहुत पावरफुल एनर्जी होती है और इस फोटोन की वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, ओनली 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। हमारा जो बॉडी सेल होता है उसके पास में भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। अब जब एक्सरे इस सेल से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी से बचने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यदि एक्सरे के फोटोन के पास में ज्यादा एनर्जी हुई तो यह इलेक्ट्रॉन को लात मार के सेल से बाहर निकाल देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो सेल अब आयोनाइज हो जाएगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है यह फ्री हो जाएगा और आगे दूसरे सेल के पास में कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन अब जो हमारा सेल है उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा आयोनाइज होते ही। सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे ही यह सेल आयोनाइज होगा तो डीएनए में हमारी बॉडी की स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन करप्ट होने लगेगी। अब इस हाई एनर्जी से या तो सेल पूरा डेड हो जाएगा, लेकिन यदि यह डैमेज ना होकर पागल हो जाए तो यह अनकंट्रोल्ड म्यूटेशन करने लग जाएगा, और इस म्यूटेशन से बॉडी के किसी पार्ट में ट्यूमर भी बन सकती है या फिर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का भी जन्म हो सकता है, जो एक तरीके से अनकंट्रोल्ड सेल का म्यूटेशन ही होता है। और ठीक इसी तरीके से एक्सरेज बॉडी में अवेलेबल वाटर मॉलिक्यूल को भी आयोनाइज कर देती है, जिससे यह वाटर मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव बन जाते हैं और यह वाटर मॉलिक्यूल डीएनए, प्रोटीन
प्रोटीन सेल को खत्म करने लगते हैं। अब मेरे ख्याल से आप यहाँ पर डर गए होंगे कि एक्सरे या सीटी स्कैन करवाना चाहिए या नहीं। तो हाँ, शॉर्ट पीरियड में एक्सरे और सीटी स्कैन के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक्सरे की रेडिएशन को मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं मिलीसीवर्ट्स। जनरली एक पर्सन पूरे साल में एवरेज 3 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन रिसीव करता है नेचुरल सोर्स से, जैसे कॉस्मिक रेज, रेडोन गैस से। तो सीटी स्कैन और जनरल एक्सरे में रेज की रेडिएशन कंट्रोल्ड वे में भेजी जाती है। जनरल एक्सरे में सिंगल चेस्ट स्कैन के लिए 0.1 MSV रेडिएशन की डोज दी जाती है और यही चेस्ट स्कैन में 7 MSV होती है, लेकिन यह रेडिएशन लेवल अलग अलग बॉडी पार्ट के हिसाब से इनको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। अब जनरल सीटी स्कैन और नॉर्मल एक्सरे के अंदर रेज को इतना कंट्रोल किया जाता है कि यह हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर नुकसान सिर्फ इतना ही होता है कि नेचुरल सोर्स से जो रेडिएशन हमें एक साल में मिलती है उनको सिर्फ कुछ ही मिली सेकेंड में हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इसी वजह से जनरल एक्सरे और सीटी स्कैन में भी हमारी बॉडी के कुछ सेल डैमेज होते हैं, लेकिन बॉडी इनको कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों के अंदर रिकवर कर लेती है। रेडिएशन की डोज इतनी कंट्रोल्ड वे में रखी जाती है कि यह हमारी बॉडी में कोई परमानेंट डिफेक्ट ना करे। अब क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस पूरी गेंट्री को रोटेट करवाने के लिए नीचे की तरफ एक मोटर लगी रहती है जो बेल्ट एंड पुली के थ्रू गेंट्री को रोटेट करवाती है, लेकिन कुछ मशीन में रिंग एंड पिनियन गियर से भी रोटेट करवाया जाता है। यहाँ पर मल्टीपल स्लिप डिस्क लगी रहती है जो डेटा कलेक्शन का काम करती है। अब गेंट्री रोटेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर लगे कार्बन ब्रश कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और साथ में एक्सरे ट्यूब को पावर भी सप्लाई करते हैं। यदि आप ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे बेहतरीन एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम AI और 3D से रिलेटेड और भी अपडेट रेगुलर देते रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सीटी स्कैन और एक्सरे की कंप्लीट वर्किंग समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से हमें बताना। इसके अलावा आप चैनल की मेंबरशिप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू।